नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके साथ और इस बार कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी थोड़ा ज्यादा यूज करूं और वी विल कंटिन्यू विद द एरियाज व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार नाउ। और प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कोशिश करना, ये जो हम एरियाज कवर कर रहे हैं ये कुछ एरियाज हैं। इससे आपको शायद ये समझ में भी आ रहा है कि जब आप बाकी इंफॉर्मेशंस जो और सारी इंफॉर्मेशंस न्यूज में आ रही हैं, अगर आप उसे एग्जामिनेशन के हिसाब से कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। बिकॉज प्लीज डू रिमेंबर, इफ यू सिंपली गो थ्रू वन और टू इंफॉर्मेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन द न्यूज़पेपर्स विदाउट हैविंग एनी ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड इफ यू ट्राई एंड अप्रोच द एग्जामिनेशन, यू मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद योर प्रिपरेशन। अगर आप सिर्फ वो एक या दो इंफॉर्मेशन जो बाहर न्यूज में मिल रही हैं, अगर आप उनको ही पढ़ करके एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो शायद जो जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए उतनी तैयारी आपके साथ नहीं है। इसलिए प्लीज डू रिमेंबर, समटाइम्स वी हैव टू वर्क लिटिल हार्डर इन ऑर्डर टू हैव अ गुड attempt of question in the examination, a successful attempt of good number of question in the examination। तो कोशिश करेंगे फिर हम, और मैंने जैसे अभी कहा था आपको कि हम क्या करेंगे कि पहले जो कुछ हर एरियाज के जो मेजर टॉपिक्स न्यूज में चल रहे हैं, पहले उनको थोड़ा उनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ कवर करेंगे और साथ ही साथ फिर मैं आपको कुछ जो 50-100 इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो एक लाइन की, 2 लाइन की, जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ना है, उनको बाकी और ज्यादा चीजों को उनके साथ कनेक्ट नहीं करना है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को मैं एक साथ आपको दे दूंगा ताकि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक हमारी पूरी हो जाए। ये अभी इस एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो अभी हम चलते हैं। दैट्स रिमेंबर, if you see first topic हम यहां देख रहे हैं, गुड गवर्नेंस डे। we have seen 25th of December is observed as a good governance day. So from the examination point of view, पहला जो यहाँ पे एक पॉइंट है 25th of December, that is observed as good governance day। हर साल होता है, तो ये अपने आप में करंट अफेयर्स में, जीके और करंट अफेयर्स में एक एरिया ये हो गया है। जो हमने पहले देखा था इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज जो ऑब्जर्व करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 25th ऑफ दिसंबर पॉलिटी के न्यूज से रिलेटेड एक इश्यू हो गया। ये 25th ऑफ दिसंबर गुड गवर्नेंस डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो इन 2014 इट वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो नई गवर्नमेंट आई लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने अनाउंस किया कि 25th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ गुड गवर्नेंस डे। एंड गुड गवर्नेंस डे 25th ऑफ दिसंबर क्यों चुना 25th दिसंबर को? इन्होंने कहा ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ गुड गवर्नेंस डे। तो एक तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस क्या है? इसके बहुत सारे फेसेट हैं गुड गवर्नेंस के, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो गुड गवर्नेंस एक पॉपुलर रेफरेंस होता है, वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन्होंने एक रिपोर्ट दी और उसमें 8 फीचर्स को रखा जिनको कहा कि ये एक गुड गवर्नेंस कोई अगर सरकार दे रही है तो कैसी सरकार होगी, वो उसके 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखा। सो गुड गवर्नेंस 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 important characteristics given by UNESCO, UNESCAP। इसको अभी हम अलग से लिख लेंगे, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। सो ये क्या है? 8 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? ये इन्होंने इसमें लिखा, नंबर 1 इज एक ऐसी जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो रूल ऑफ लॉ पे चल रही है, इट फॉलोज रूल ऑफ लॉ, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग हो रही है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कंसेंसस ओरिएंटेड है, सो 1 कैरेक्टरिस्टिक पार्टिसिपेटरी, 1 is follows rule of law, 1 is consensus oriented, 1 is accountable, a government that is accountable, and a government that is transparent। एक गवर्नमेंट ऐसी जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिव है। दिस इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, कंसेंसस ओरिएंटेड है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, पार्टिसिपेटरी है, और साथ ही साथ फिर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव
efficient and effective, and equitable and inclusive. Equitable and inclusive. Equitable and inclusive. तो ये फीचर्स हो गए. पार्टिसिपेटरी, follows rule of law, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, efficient and effective, equitable and inclusive. As it is क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, as it is आ जाता है इनमें से कौन सा एक है या कौन सा नहीं है. ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी वो किन्होंने दी है? ये एक रिपोर्ट में आई है ऑफ यूनेस्केप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, दैट इज यूनेस्केप. तो एक तो क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. इसका मतलब है सिर्फ ये फीचर नहीं है, इसके अलावा भी, जैसे अगर हम बात करते हैं फेयर तरीके से कोई शासन चल रहा है, सभी को बराबर मौका दिया जा रहा है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा रहा है, या फिर एग्जांपल के लिए जो वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, एल्डरलीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको सारी जरूरतें को मुहैया कराया जा रहा है, या फिर ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है जहां पर चिल्ड्रन को बच्चों को खेलने की सुविधा भी अवेलेबल है, एजुकेशन नियर बाय अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है. ऐसी बहुत सारी फीचर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ अ गुड गवर्नेंस हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द पीपल टू पीपल. अ डेफिनेशन में वैरी ऑफ द गुड गवर्नेंस. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड गवर्नेंस इज दैट गवर्नेंस व्हिच टेक्स इनटू कंसीडरेशन द 8 इंपॉर्टेंट फेसेट एज पर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. पार्टिसिपेटरी, follows the rule of law, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, efficient and effective, and as well as equitable and inclusive. क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर कर लेते हैं अपने दायरे में. तो एक तो क्वेश्चन हो गया एग्जामिनेशन का ये. अब दूसरा क्वेश्चन था वो यूनेस्केप से ही. तो यूनेस्केप क्या है? यूनेस्केप रीजनल कमीशन है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो जो यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोसोक. इकोसोक क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसके बारे में पहले एक दो पॉइंट क्या है. नंबर वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स, सिक्स ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक. नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दूसरी बात क्या है? इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है इन न्यूयॉर्क. इट इज हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. ये तो हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. दूसरी बात, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके कुछ रीजनल कमीशंस हैं. रीजनल कमीशंस. तो जो रीजनल कमीशंस हैं, क्षेत्रीय कमीशंस हैं, वो रीजनल कमीशंस क्या हैं? एग्जांपल के लिए नंबर 1 इज इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप. एक तो यूरोप के लिए है इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप. दूसरा है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन. अमेरिका में जब नॉर्थ अमेरिका को अलग कर दे और बाकी जो बचा हुआ एरिया है तो उसको हम बोल देते हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन. सो वन इज दिस लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन. तीसरा, थर्ड is United Nations Economic Commission for Africa. United Nations Economic Commission for Africa. तीसरा हो गया United Nations Economic Commission for Africa. चौथा, United Nations Economic and Social Commission for West Asia. और पांचवा जो अभी हमने देखा था दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर किसके लिए? फॉर एशिया एंड पैसिफिक. तो ये हो गए हैं. इसी को शॉर्ट में बोल रहे हैं यूनेस्केप. इसको हम लिख रहे हैं यहां पर यूनेस्केप, यूनाइटेड नेशंस Economic and Social Commission for Asia and Pacific. So please remember, these are the 5 regional commissions of
5 regional commissions of United Nations Economic and Social Council. Economic and Social Commission for Europe. अगला क्वेश्चन क्या है, इनके हेडक्वार्टर से आ गया, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा. जेनीवा कहां पर है, जेनीवा इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड जिसे फेमसली कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप. क्वेश्चन आता है कभी कभी किस कंट्री को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है, दैट इज स्विट्जरलैंड. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है सेंटियागो. सेंटियागो इज अ प्लेस इन चिली. चिली में है, चिली साउथ अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री. दैट इज इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन. इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, अफ्रीका का कहां पर है, एडिस अबाबा. एडिस अबाबा कहां है, एडिस अबाबा, दिस इज अ प्लेस इन इथियोपिया. इथियोपिया is an important landlocked country from Africa, that is Ethiopia. इसका भी क्वेश्चन आता है, वही भी बता रहा हूं अभी. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया जहां पर है वो सिटी अभी न्यूज में थी, दैट इज बेरूत. कहां है बेरूत, बेरूत इज अ प्लेस इन लेबनान. आपने देखा था अभी न्यूज में यहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, अ लार्ज एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन व्हिच रिजल्टेड इन लॉस ऑफ नंबर ऑफ लाइव्स. एंड रिमेंबर देन वी हैव सीन even continuously protests are going on in this part of the West Asia. So question, United Nations Economic and Social Commission for West Asia, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, बेरूत. बेरूत इज अ प्लेस इन लेबनान. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका जो ओरिजिनली हेडक्वार्टर्स था वो चाइना में था, लेकिन बाद में इसे मूव कर दिया गया और ये इस समय कहां पर है, दैट इज इन बैंकॉक. ये बैंकॉक में है. बैंकॉक इज अ प्लेस इन थाईलैंड. Bangkok is a place in Thailand. So that's remember is ये हो गए हैं आपके 5 रीजनल कमीशंस, 5 रीजनल कमीशंस. इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्ट एशिया एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. देख हमने देखा गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं. गुड गवर्नेंस के फीचर एज पर द यूनेस्केप, और यूनेस्केप एक है वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस, वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजनल कमीशंस ऑफ the United Nations Economic and Social Council, right? Then we have seen the headquarters of those various commissions. Again, for Europe, Geneva; for Latin American Caribbean, Santiago; for Africa, Addis Ababa, that is Ethiopia. इसको भी हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है. इथियोपिया, तो अभी हमने देखा ये इथियोपिया क्या है. बाकी जब टाइम होगा, बाकी जो डिटेल्स में टॉपिक हो रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ क्योंकि क्लास सारी नहीं हो पा रही है यहाँ पर, ये सारी नहीं हो पाएंगी इसमें, तो यहाँ पर याद रखेंगे वो क्वेश्चन जरूर कवर कर दे रहा हूं मैं आपके लिए जो कम से कम थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं या जिनसे आने के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है. इथियोपिया, तो इथियोपिया की जो एक तो क्या क्वेश्चन आ जाता है इससे, प्लीज रिमेंबर ये एक लैंडलॉक कंट्री है. दिस इज लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका. ये एक अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है, इज अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका. लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड का मतलब है इसके चारों तरफ पर जमीन का मतलब है यहाँ पर सी बाउंड्री नहीं, समुद्री सीमा नहीं है. दैट्स रिमेंबर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका, दैट इज इथियोपिया. पहला एक पॉइंट याद रखिए. दूसरा एक क्वेश्चन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर व्हाट इज ओवर हियर, रिमेंबर दिस one country here, one country here, one country here and one country here. ये कौन सी कंट्री है, ये है इथियोपिया. दिस इज इथियोपिया. ये यहाँ पर सी है, दैट इज रेड सी, ये रेड सी है. यहाँ पर ये 2 लिख रहा हूं, यहाँ 3 और यहाँ लिख रहा हूं 4. ये काफी पॉपुलर कंट्री आप जानते हैं, दैट इज सोमालिया. दिस इज सोमालिया, ये सोमालिया है, दिस इज सोमालिया. और यहाँ से इक्वेटर पास होती है. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की किस कंट्री से इक्वेटर पास होती है. 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर. ये यहाँ से पास हो रही है, सोमालिया से पास होती है. बाकी और भी कंट्री से पास होती है, कभी आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसको भी, बट तब तक याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो क्वेश्चन क्या है, एक तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री है इथियोपिया, इथियोपिया नंबर 1. नंबर 2 इज इरिट्रिया, इथियोपिया, इरिट्रिया. अभी इन्हीं के 2 डिस्प्यूट की वजह से इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली, इनको पिछली बार का नोबेल पीस प्राइज मिला था. तो नोबेल पीस प्राइज 2019 जिनको मिला है अबी अहमद अली, वो कहां से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, ये यहां के. दैट्स रिमेंबर. सो इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती,
जिबूती एंड सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती एंड सोमालिया। तो एक तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री नहीं है, तो आप याद रखेंगे इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इन चारों को मिला करके बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हमने इससे एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कंबाइन कर दिया कि नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2019 नोबेल पीस प्राइज 2019 किसको मिला है? दिस वाज कन्फर्ड अपॉन अबी अहमद अली। अबी अहमद अली कहां से? इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया अबी अहमद अली। दैट्स रिमेंबर 1 पॉइंट, नोबेल पीस प्राइज 2019। दूसरा, अब इससे एक और पॉइंट हमने देखा है, क्या है? When we talk about those Ethiopia, Eritrea and Djibouti and Somalia which we have seen, उनमें हमने एक नाम देखा इथियोपिया। इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, देन बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। कजाकिस्तान इज द बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, याद रखेंगे कजाकिस्तान इज द बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। मींस अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा एरिया जिसका एरिया सबसे ज्यादा है लेकिन वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो याद रखेंगे दैट इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करता है, पर फिर याद रखना कैस्पियन सी एक सी नहीं है, कैस्पियन सी इज अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी। इसका मतलब है इसके चारों तरफ से रीन है और बीच में एक वाटर बॉडी है, एक तरीके से ये लेक है। तो अगर हम वैसे देखें कि सबसे बड़ी लेक, तो फिर यहां पर कैस्पियन सी इज द बिगेस्ट लेक, और कैस्पियन सी के साथ में कजाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन कैस्पियन सी नहीं है, इसीलिए याद रखना दैट्स रिमेंबर इज नॉट हैविंग मैरीटाइम बाउंड्री, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, द बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री दैट इज अ कजाकिस्तान। सो ये हमने कुछ पॉइंट उसके साथ में कनेक्ट कर लिए हैं जो एग्जामिनेशन में थोड़े ज्यादा आते हैं। चलिए वापस आते हैं, देन वी विल सी वन मोर एरिया दैट इज पीके जोशी। ये हमने कल देखा था, लेकिन पीके जोशी न्यू यूपीएससी चेयरपर्सन, ये पॉइंट हमने देखा था बट टाइम नहीं था, तो हमने उस समय यूपीएससी के बारे में कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे। तो अब आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं उसमें। वी विल बिगिन विद दिस यूपीएससी आल्सो। सो पहला क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, पार्ट 14 of the Constitution of India, part 14 of the Constitution of India। इसमें प्रोविजन है, that is the provision with respect to services of union and states, उनसे रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है? पार्ट 14 में। और इसी के अंदर चैप्टर 2 में देखेंगे, चैप्टर 2 ऑफ दिस ये किससे डील करता है? इट टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहला तो हो गया, चैप्टर जरूरी नहीं है, पार्ट जरूरी है। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द सर्विसेज रिलेटेड टू यूनियन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू स्टेट्स। एक तो क्वेश्चन हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो पीएससी या तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और या फिर हो सकता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दिस इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है। तो पहली बात तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहां पर बात करता है? एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे आर्टिकल 350, आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 talks about UPSC, SPSC and gives the parliament to make a law for the creation of the joint public service commission which will be providing the services to the states that will be agreeing। तो एक तो याद रखेंगे आर्टिकल 315 में यूपीएससी, एसपीएससी स्टेट में होगा, लेकिन दो स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स if their state legislature अगर उनकी स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन पास करती है, if their state legislature passes a resolution by सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा जो लोग वहां आए हैं उनके आधे से ज्यादा। इसका सिंपल मेजोरिटी मींस मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग,
more than half of present in voting. So majority of the members present in voting. जितने लोग उपस्थित हैं और वोट डाल रहे हैं उनके आधे से ज्यादा अगर वो वोटिंग की जरूरत है उतनी चाहिए तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। और अगर एक सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट्स एग्री हो रहे हैं 2 और मोर स्टेट, तो वो पार्लियामेंट से रिकमेंड पार्लियामेंट को बोल सकते हैं और फिर पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट कानून बना करके पार्लियामेंट बाय लॉ में क्रिएट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट कर सकती है। तो एक तो चीज याद रखेंगे, कौन क्रिएट कर रहा है यहां पर, पार्लियामेंट बाय लॉ ऐसा प्रोविजन कर सकती है, लेकिन कब, जब स्टेट रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, तो उनके लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर स्टेट के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन के लिए हमेशा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 स्टेट्स के लिए कंबाइंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा। अगर वो है तो इसका मतलब है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वो स्टेट के लिए तो है, काम कर रहा है, तो एक स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ही होगा जो स्टेट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके काम कर रहा है। अब स्टेट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को मिला करके एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, या फिर एक स्टेट के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अगर गवर्नर ने उससे ऐसी रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद। तो इसका मतलब है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोवाइड सर्विसेज टू स्टेट, किसी स्टेट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है यूपीएससी भी, कब, इफ रिक्वेस्टेड बाय गवर्नर, अगर गवर्नर उनको बोलता है ये देने के लिए, और आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। तो 2 चीजें चाहिए, गवर्नर को बोलना पड़ेगा कि हमें चाहिए है, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। दोनों के बाद में फिर यूपीएससी किसी पर्टिकुलर एरियाज में या जो भी सर्विसेज चाहिए हैं उनको लेकर के यूपीएससी सर्विस दे सकता है स्टेट को। तो एक तो पार्ट हो गया यूपीएससी का, ये सो हमने देखा है। अब यहां पर देख रहे हैं तो 3 तरीके के कमीशन हो सकते हैं, एक है यूपीएससी, दूसरा है जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब कुछ चीजें क्या याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनके अपॉइंटमेंट हो सकते हैं मेंबर्स एंड एज वेल एज चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, अपॉइंटमेंट बाय, यहां पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, दिस इज बाय गवर्नर। तो एक चीज याद रखेंगे, यहां पर अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, यहां पर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, यहां पर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, फिर अपॉइंटमेंट के बाद में अगर रिमूवल करना है, तो रिमूवल कौन करेगा, रिमूवल सिर्फ कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, यहां पर प्रेसिडेंट, यहां पर भी प्रेसिडेंट, और यहां पर भी प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकता है, प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 317, आर्टिकल 317 में जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पर इनको हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह नहीं, इनका अलग से प्रोसीजर लिखा हुआ है, आर्टिकल 317 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिमूव द मेंबर्स और चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन after, right, President of India issues an order based on if an inquiry committee has been appointed, if there are the allegation with respect to the misbehavior, अगर misbehavior का ग्राउंड है और उसको लेकर के एलिगेशन है तो एक इंक्वायरी कमेटी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट फिर वो इंक्वायरी करेगा 145 में जो के तहत, या जो भी रूल अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है सही है तो सुप्रीम कोर्ट रूल बनाएगा, उन रूल के तहत, राइट, वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ऑर्डर इश्यू करता है तो फिर ये हट जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कराने की जरूरत नहीं है, अगर लगता है कि वो एडजज इंसॉल्वेंट हैं या फिर वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं आउटसाइड द ड्यूटीज जो इनकी यहां की है, या फिर इसके अलावा उनको प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इनकैपेबल है, देयर इज अ इनकैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द इनकैपेसिटी ऑफ माइंड और इनकैपेसिटी ऑफ बॉडी, सो बोथ रिमेंबर ही इज अनफिट टू डू द जॉब। तो उस केसेस में फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर डायरेक्टली हटा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी की जरूरत नहीं। तो आप इसमें एक चीज एग्जामिनेशन के लिए क्या रख सकते हैं, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड इज मिसबिहेवियर, इसमें लिखा है ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर, एक तो मिसबिहेवियर है, दूसरा क्या हो गया, एडजस्ट इंसॉल्वेंट,
एडजस्ट इंसॉल्वेंट, अगर वो एडजस्ट इंसॉल्वेंट। तीसरा क्या है यहां पर, दिस इज इफ हैविंग एन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। जल्दी जल्दी में एग्जामिनेशन में गलती करेंगे लोग, मिसबिहेवियर है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड है, और साथ ही साथ है अनफिट, अनफिट ड्यू टू, अनफिट ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड की इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब है आप शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड है या फिर एडजस्ट इंसॉल्वेंट है। अगर ये तीन चीजें हैं तो यहां पर सीधा का सीधा प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, ये है तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। लेकिन अगर मिसबिहेवियर है तो मिसबिहेवियर के केस में हमने देखा दो चीजें होंगी, पहले सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी और फिर इंक्वायरी के बाद में प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है या अगर वो किसी सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट से उनको कोई फायदा हो रहा है या उसकी कोई पार्टी है, तो इस तरीके से याद रखना, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या किसी बेनिफिट वगैरह में अगर उनकी कोई पार्ट बन रहे हैं, पार्टी हैं उसके, तो विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, तो इस दशा में मिसबिहेवियर, फिर इस केस में इन दिस कंडीशन the inquiry from the Supreme Court is need not to be conducted, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि माना जाएगा कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर यूपीएससी या एसपीएससी या जेपीएससी किसी के भी मेंबर्स को, चेयरपर्सन को हटाना है तो वो गवर्नर नहीं हटा सकता है, वो सिर्फ कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट। किस बेस पर हटा सकता है, मिसबिहेवियर के बेस पर हटा सकता है। लेकिन मिसबिहेवियर के लिए पहले उसे मिसबिहेवियर हुआ है नहीं हुआ है, वो उसके गिल्टी है या नहीं, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, रेफर करेगा। किसको रेफर करेगा, सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वे रिपोर्ट देगा कि वो मिसबिहेवियर के गिल्टी हैं या नहीं, और अगर हैं तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इश्यू करेगा और ऑर्डर इश्यू करके उनको हटा सकता है। लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिससे उनको फायदा हो रहा है और वो उसके कुछ पार्ट हैं, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो फिर इन रेफर करने की जरूरत नहीं है, उनको गिल्टी माना जाएगा। इसके अलावा याद रखना, अगर कुछ ऐसे एरियाज है जैसे ही इज एन एडजस्ट इंसॉल्वेंट ओवर देयर एंड और इज हैविंग इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, or and because of that he is unfit to carry out the job, or he is having any employment outside the office, he is already there in case of the UPSC or SPSC or GPSC, अगर से बाहर कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट में है तो इन केसेस में फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको हटा सकते हैं बाय ऑर्डर। तो याद रखना कि कौन हटा सकता है यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी के मेंबर चेयरपर्सन को, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब ये रेफर किया है टू द सुप्रीम कोर्ट, और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा है उस दौरान सस्पेंशन हो सकता है इनका। तो सस्पेंशन when matter referred to सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर किया है उस समय सस्पेंशन कर सकते हैं यूपीएससी के मेंबर का भी, एसपीएससी के, जेपीएससी के मेंबर का भी और एसपीएससी के मेंबर का भी। तो यूपीएससी के मेंबर को सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंशन बाय प्रेसिडेंट, जेपीएससी का सस्पेंशन बाय प्रेसिडेंट, और एसपीएससी का सस्पेंशन बाय गवर्नर। तो गवर्नर सस्पेंड तो कर सकता है और वो भी इस दौरान सस्पेंड कर सकता है जब वो रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो हटा नहीं सकता। हटाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, यूपीएससी, जेपीएससी, लेकिन एसपीएससी के केस में गवर्नर। सस्पेंड कौन कर सकता है, लेकिन कब सस्पेंड, जब वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया था उसके बाद कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। यूपीएससी, जेपीएससी के केस में रिमूव, और इन केस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कर सकता है, गवर्नर। लेकिन हटाना याद रखना तीनों ही के केस में कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, दैट्स वन। फिर इनके पास में टर्म ऑफ ऑफिस, अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो क्या ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन ऑफ अ टर्म ऑफ ऑफिस। अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो आप याद रखेंगे 6 इयर्स या फिर 65 साल तक, एज 65 इयर्स की एज तक मैक्सिमम, और या फिर 6 साल का ड्यूरेशन। जेपीएससी के केस में 6 इयर्स और 62 इयर्स, यहां 62 साल, और यहां पर भी 6 इयर्स और 62 इयर्स। तो यहां पर 62 इयर्स और यहां पर 65 इयर्स इन केस ऑफ द यूपीएससी में 65 और जेपीएससी
एंड एसपीएससी इसके केस में दैट विल बी 62 ईयर्स। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे दैट इज रिमेंबर इज यूपीएससी, जीपीएससी एज वेल एज एसपीएससी। तो ये तो हो गया हमारा यूपीएससी के भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से दैट्स वन। नेक्स्ट आएंगे न्यू हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो एक तो अब अगला क्वेश्चन यहां से क्या है, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, दैट्स रिमेंबर। सो 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पहला 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर ये, दैट इज इन अमरावती। सो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती, दैट रिमेंबर इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, दैट इज प्लीज रिमेंबर 2014 जब स्टेट का बाइफिकेशन हुआ, 2014 ईयर याद रख सकते हो, कभी आ गया तो 2014 बाइफर्केशन हुआ और इस बाइफर्केशन के बाद में दो स्टेट्स आए, एक तेलंगाना नया स्टेट बना और जो बचा हुआ रेसिडुअल जो पहले से एक स्टेट था उसका बचा हुआ एरिया उसको वो फिर से उसी को कंटिन्यू रखा आंध्र प्रदेश। तो जो नया स्टेट का क्रिएशन हुआ वो तेलंगाना था, लेकिन हाईकोर्ट का नया क्रिएशन तेलंगाना में नहीं, जो एक ज्वाइंट हाईकोर्ट था और नया हाईकोर्ट कहां पर आएगा, आंध्र प्रदेश में। वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा 2014 में कि इसके लिए एक नया हाईकोर्ट होगा। तो तेलंगाना का हाईकोर्ट वही हैदराबाद में, लेकिन वो ज्वाइंट हाईकोर्ट था, अब नया हाईकोर्ट आ गया आंध्र प्रदेश का। तो नंबर वाइज याद रखेंगे 25वां हाईकोर्ट 25th हाईकोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। स्टेट वाइज याद रखना तेलंगाना का क्रिएशन नया हुआ है, आंध्र प्रदेश रेसिडुअल स्टेट है, रेसिडुअल स्टेट है, इसलिए जब स्टेट की बात करेंगे तो आप याद रखना कि अगर हम बात करते हैं 26 स्टेट, 27 स्टेट, 28 स्टेट, 29 स्टेट, जब हम इसकी बात कर रहे थे नंबर वाइज बात कर रहे थे, अब आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट के तौर पे नहीं रहा है, तो फिर से एक नंबर जो है कम हो गया है, अब 28 स्टेट्स हैं। सो प्लीज रिमेंबर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 28 स्टेट है इंडिया में, और हमने देखा था प्लस 8 यूनियन टेरिटरी हैं एट प्रेजेंट there are 28 states and 8 union territories। बट अगर क्रिएशन वाइज देखें, क्रिएशन के तरीके से देखेंगे तो 26वां स्टेट, 26 स्टेट कौन सा था, छत्तीसगढ़, 27वां स्टेट कौन सा था, उत्तराखंड, 28वां स्टेट कौन सा था, झारखंड, और 29 स्टेट कौन सा था, दैट इज तेलंगाना। ये तेलंगाना जो है, तेलंगाना 29 स्टेट था, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना वाज द 29 स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का स्टेटस खत्म हो गया, तो -1 हो गया। -1 कौन सा है, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये माइनस होने की वजह से वापस स्टेट कितने हो गए, 28। दैट्स प्लीज डू रिमेंबर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, दैट इज 25 हाई कोर्ट्स। अब 25 हाई कोर्ट्स में तो यहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखेंगे 25th देखिए लिया हमने, कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। 24th हाई कोर्ट, 24th, तो क्वेश्चन इससे हो जाएगा, इसके पहले कौन सा था, दैट इज त्रिपुरा हाई कोर्ट। 23rd कौन सा था, 23rd दैट वाज मणिपुर हाई कोर्ट। और 22nd हाई कोर्ट कौन सा था, 22nd हाई कोर्ट वाज मेघालय, 22nd हाई कोर्ट दैट इज मेघालय। तो याद रखेंगे 25th, 24th, 23rd, 22nd, या इससे पहले जाएंगे तो दैट इज 21st हाई कोर्ट कौन सा था, 21st हाई कोर्ट वाज ऑफ, प्लीज रिमेंबर, ज्यादातर लोग गलती कर देंगे यहां पर, सो दैट इज झारखंड। फिर 20वां देखेंगे तो फिर वहां पर दैट इज उत्तराखंड का हाई कोर्ट, दैट इज 20th। और 19वां हाई कोर्ट देखेंगे, 19th हाई कोर्ट, तो 19th हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, दैट वाज 19th हाई कोर्ट। और 18वां हाई कोर्ट देखेंगे तो फिर वो सिक्किम का हाई कोर्ट, दैट इज सिक्किम हाई कोर्ट, दैट इज 18th हाई कोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स। अगर क्वेश्चन वाइज ऐसा आता है कि कभी लिखा है अरेंज क्रोनोलॉजिकली करेंगे, इनमें से नया कौन सा है, 4 नाम दिए हैं, उनमें से नया कौन सा है, लेकिन मान लीजिए अगर उसमें लिखा है आपको कि झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम, इन सब में बाद में कौन सा बना था, इन सब में पहला कौन सा बना था, तो वहां पर फिर थोड़ा पीछे भी जाने की जरूरत है। तो याद रखेंगे सबसे नया कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उससे पहले त्रिपुरा, उससे पहले मणिपुर, उससे पहले मेघालय। ये जो है ये आए हैं 2013 में, 2013 में बने हैं ये। झारखंड
छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये जो आए हैं ये आए हैं 2000 में, इन द ईयर 2000, इन द ईयर 2000, ये 2000 में बने हैं। और ये सिक्किम का हाई कोर्ट दैट वाज इन 1975, ये 1975 का हाई कोर्ट, दैट्स अ 1975 सिक्किम हाई कोर्ट, दिस इज रिमेंबर। और अभी जो लेटेस्ट हमने देखा है दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। देखते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया है क्वेश्चन। अब अगला अगर पूछते हैं कि पहले हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं तो फिर फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, दैट इज कैलकाटा। Calcutta is the first high court of India. That was Calcutta, first high court of India. It was established in 1862 under, it was established in 1862 under the act of, under the High Courts Act, High Courts Act of, High Courts Act of 1861। 1861 के कानून के तहत 1862 में इंडिया का पहला हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, दैट वाज इन कैलकाटा। अब जिसका नाम बदल के हो गया है कोलकाता सिटी के तौर पे बोलते हैं, बट दैट इज कैलकाटा हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट दैट वाज इन कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट कहां पर, 1862 में, और किसके तहत, अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। फिर इसके बाद अगर हम हाई कोर्ट्स देखेंगे तो पहला हाई कोर्ट है दैट इज कैलकाटा, कैलकाटा, दूसरा हाई कोर्ट है फिर बॉम्बे, और तीसरा हाई कोर्ट है दैट इज मद्रास। इनको बोलते थे चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। तो शुरू के 3 हाई कोर्ट्स में अंदर रखेंगे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कौन पहले आया तो फिर क्या हो गया, बॉम्बे नहीं है तो फिर क्या आ गया है, मद्रास। 1866 बहुत पॉपुलर, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1866, लेकिन 1862 जब हम बात करते हैं तो कैलकाटा, बॉम्बे एंड एज वेल एज मद्रास। 15 अगस्त 1862 को आ गया मद्रास। दैट्स प्लीज रिमेंबर, सो कैलकाटा, बॉम्बे एज वेल एज मद्रास, देयर वर द 3 हाई कोर्ट्स इनिशियली टू बी एस्टैब्लिश्ड, बट पहला हाई कोर्ट जो एस्टैब्लिश हुआ था दैट वाज कैलकाटा। छोटे छोटे से पॉइंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जामिनेशन में इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको फिर बताया, हमने पढ़ा एक तरीका होता है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पढ़ सकते हैं, और वो क्या है कि नया हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है, न्यू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, अमरावती। ठीक है, लेकिन हर बार एग्जामिनेशन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं वो जरूरी नहीं। दूसरी बात है, जब आप इंफॉर्मेशन को पढ़ते समय उसे रटने की वैसे कोशिश करते हैं तो शायद उसमें थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनको उसका जो रिटेंशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ यू सिंपली ट्राई एंड memorize in a rote learning way all those information irrespective of connecting those information with certain other topics, then it may not yield that kind of a success in the examination. So the point is what over here is simple, that please do remember, if you study those information, connecting various information with the various other information, keeping in mind the certain topic, chances of recalling in the examination will keep on increasing. दूसरी बात मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को, पढ़ने पर ध्यान देना। Information, if you go through those information, when the question comes in the examination, you have a very high likelihood of getting those information recalled on the day of the examination. तो क्या याद रखना है कि मुझे याद हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसकी चिंता नहीं करनी है। याद होता है, वो रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, और जब एग्जामिनेशन के 4 ऑप्शंस में हमें दिखाई देता है तो वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है। इसलिए ये सोच करके रुकना नहीं है, डरना नहीं है, ये सोच करके छोड़ नहीं देना है कि मुझे याद नहीं हो रहा है या इंफॉर्मेशन ज्यादा है। नहीं, इंफॉर्मेशन ज्यादा, ये तो कुछ नहीं पढ़ रहे अभी हम, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि फिर जितना पढ़ते हैं उतना ही ज्यादा सर्टेनिटी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ती चली जाती है। सो वी हैव अ हायर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन सक्सेसफुली इन द एग्जामिनेशन if we solve the question from, remember, those areas which we have gone through over there, and if we have gone through the many number of areas, chances of solving more question in the examination will also increase. तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसलिए पढ़ते समय कम ज्यादा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ते समय सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, और वो है पढ़ना है। ये अगर हम एक इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं तो 10 भी पढ़ सकते हैं, 10 पढ़ सकते हैं तो 100 भी पढ़ सकते हैं। जितना टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन हम पढ़ने लगते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हमेशा मैं आपको बताता हूं, एक चीज पर ध्यान रखना, याद कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसको ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचना है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो क्या ध्यान दे करके पढ़ रहा हूं, एम आई पेइंग अटेंशन, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अटेंशन, एम आई फोकसिंग माय प्रिपरेशन ऑन दोज एरियाज व्हिच आर मोर रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने से पूछिए, पर ये नहीं कि मुझे कितना याद हो रहा है। याद होता है, वो हमें कई बार पता नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट में somebody asks you to recall may be difficult, but please remember when the question comes you'll be solving the question, right? Remember, so that's the first high court कहां पर established हुआ, first high court that was
established in Calcutta 1862. तीन नाम याद रखेंगे, कैलकाटा, बॉम्बे as well as मद्रास. Please that's remember. Now if we talk about this from the examination point of view, एक तो ये हो गया हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि नया हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है तो वहां पे बता दिया. अब यहां पर एक और चीज याद रख सकते हैं कि कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कुछ और दूसरे एरियाज के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कॉमन हाई कोर्ट के तौर पे. तो जैसे एग्जांपल के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट. तो अगर हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट किससे सर्विस करता है? ये 4 स्टेट्स को सर्विस करता है. वन इज आसाम, वन इज अरुणाचल प्रदेश. ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसका अलग से सिर्फ उसी का एक अकेला हाई कोर्ट नहीं है, एक हाई कोर्ट जो ऐसे कुछ और एरियाज के लिए सर्व कर रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 214 कहता है दैट शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है दैट रिमेंबर देयर कैन बी two or more than 2 states can be served by the same high court, so there can be a common high court for 2 or more than 2 states. ऐसा हो सकता है. So Assam, Arunachal Pradesh and as well as Nagaland. Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ये क्या मणिपुर का हाई कोर्ट अलग है? यस. त्रिपुरा का है? यस. क्या मेघालय का है? यस. अभी हमने देखा है गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ सर्विस कर रहा है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों स्टेट को लेकर के कॉमन हाई कोर्ट दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट. उसी तरीके से याद रखेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट. अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट किसे प्रोवाइड कर रहा है, कवर कर रहा है? महाराष्ट्र का कवर कर रहा है. दिस इज महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव, और रादर महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड दमन एंड दीव, एंड दमन एंड दीव. नई यूनियन टेरिटरी, जो पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी उनको मर्ज कर दिया 2019 में, शायद मैं पहले बता चुका हूं, और 2019 में एक नई यूनियन टेरिटरी आ गई है और उस यूनियन टेरिटरी का नाम है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. पहले 2 थी, अब दोनों को मर्ज करके एक कर दिया. तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहां पर कवर कर रहा है. इसके अलावा अगर मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट किसे कवर कर रहा है? मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और साथ ही साथ मद्रास हाई कोर्ट कवर कर रहा है टू पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी. पुदुचेरी प्रिंसिपली इसमें 4 पार्ट, पुदुचेरी, माहे, यनम एंड करैकल. सो पुदुचेरी, माहे, यनम एंड करैकल. पुदुचेरी, माहे, यनम एंड करैकल, इन चारों को मिलाकर के वी से दिस इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका आता है? पुदुचेरी का आता है. दिस इज वन रिमेंबर. सो 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव गॉट. पुदुचेरी और तमिलनाडु को सर्व कर रहा है दैट इज मद्रास हाई कोर्ट. और इसके अलावा केरला हाई कोर्ट इज प्रोवाइडिंग द कवरिंग, इट इज कवरिंग 2. वन इज केरला. सो वन इज केरला हाई कोर्ट एट कोची. केरला हाई कोर्ट कहां पर? कोची. तो ये भी जल्दी में हम गलती कर देते हैं यहाँ पर. केरला हाई कोर्ट कहां पर है? कोची, केरला. एंड एज वेल एज लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप को ये कवर कर रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली के लिए है. साथ ही साथ एक है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये किसे कवर करता है? इट कवर्स पंजाब एंड हरियाणा एंड एज वेल एज द चंडीगढ़. पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़. सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर कर रहा है. दैट्स रिमेंबर. और जो कैलकाटा हाई कोर्ट किसे कवर कर रहा है? वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार. ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और गलती कर देते हैं. अंडमान एंड निकोबार किस हाई कोर्ट को बिलोंग करता है? कैलकाटा हाई कोर्ट. चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा इजी है, उतना नहीं आता है. लक्षद्वीप आता है कहां पर? केरला. पुदुचेरी आता है मद्रास, या फिर याद रखेंगे दादरा नगर हवेली, गोवा, बॉम्बे, और मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश कहां पर? गुवाहाटी. साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है जहां पर है वो तो है ही, जैसे कि आसाम. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया आपका एक हाई कोर्ट का क्वेश्चन. सो इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दोज एरियाज, हाई कोर्ट रिलेटेड एरियाज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू रिमेंबर प्लीज. अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये आसाम
आसाम वाला भी एक पॉइंट याद रखेंगे। आसाम का एक क्वेश्चन और अभी, जैसे यहाँ पे आसाम, क्या आसाम यहाँ मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? यस, आसाम यहाँ पर वेस्ट बंगाल, मैं सिर्फ इंडियन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, अभी एग्जामिनेशन में आ जाएगा, रिसेंटली न्यूज में काफी चल रहा है। आसाम क्या अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? यस, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के साथ सीमा को शेयर करता है और नागालैंड आसाम के साथ भी शेयर कर रहा है। नागालैंड अपनी सीमा को शेयर कर रहा है विद मणिपुर इज ऑल्सो शेयरिंग द बाउंड्री विद द आसाम, और इसके अलावा मणिपुर अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है विद मिजोरम, सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, southern most of northeastern states का जो southern most है, स्टेट्स जो सबसे साउथ में है वो कौन सा है? मिजोरम। छोटा सा क्वेश्चन आता है, इज मिजोरम ऑल्सो शेयरिंग द बाउंड्री विद द आसाम? यस, और आसाम मिजोरम किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? त्रिपुरा के साथ में, एंड त्रिपुरा शेयरिंग बाउंड्री विद द आसाम? यस। तो ये कुछ नाम याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल के लिए हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल, प्लीज रिमेंबर वेस्ट बंगाल। और फिर वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पे जैसे ऊपर सिक्किम है, तो सिक्किम किसके साथ शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल। और बाकी की फिर अदर स्टेट्स, अभी हम सिर्फ एक हमने फोकस किया है, असम। मैंने आपको फिर बताया कि ये तरीका है मेरी इन इंफॉर्मेशन से, ये जो कम टाइम में हम कवर कर रहे हैं, पढ़ते समय इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि जो एरिया न्यूज में है किसी वजह से, जैसे एनआरसी की वजह से आसाम न्यूज में था, तो आसाम जब न्यूज में था तो क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, तो इस तरीके भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हमने इसको कनेक्ट किया है विद द हाई कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जांपल के लिए जो यहाँ गुवाहाटी का हाई कोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश को भी कवर कर रहा है, नागालैंड को भी कवर कर रहा है और मिजोरम को, लेकिन मणिपुर में नया हाई कोर्ट आ गया है, त्रिपुरा में नया हाई कोर्ट है और मेघालय में नया हाई कोर्ट है। हमने देखा है 24वां हाई कोर्ट कहां पर था? त्रिपुरा, लेकिन 25वां हाई कोर्ट आ गया और वो कहां पर है? दैट इज अमरावती, आंध्र प्रदेश। दैट्स रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखना आसाम इन सातों के सातों नॉर्थ, ये जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें से बाकी के जो 6 बचे हैं, उन 6 के 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आसाम मेघालय के साथ भी करता है, आसाम त्रिपुरा के साथ, आसाम मिजोरम के साथ, आसाम मणिपुर के साथ, आसाम नागालैंड के साथ, और आसाम शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। इन सातों को ही बोलते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आपको इनसे लोकेशन भी समझ में आ रही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ऊपर नॉर्थन मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट अगर हम स्टेट वाइज यहाँ पर देखें। दैट्स प्लीज रिमेंबर अमंग दोस एरियाज, प्लीज कंप्लीट दैट्स रिमेंबर। और कभी कभी बोलते हैं 7 सिस्टर्स प्लस 1, ये 7 प्लस 1, तो 1 की बात कर रहे हैं सिक्किम, ये सिक्किम की बात कर रहे हैं। सिक्किम यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल के ऊपर, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पर क्या है? सिक्किम। सो सिक्किम इज got the point from the examination point of view, please do remember. Thus remember is one area which we have covered. वापस आएंगे तो एक हाई कोर्ट का क्वेश्चन मैंने आपका कवर करा दिया है यहाँ पर। ये the question comes in the examination. So that is new high court of Andhra Pradesh. फिर AP recommends abolition of legislative council. आंध्र प्रदेश ने लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करने की रिकमेंडेशन दी है। तो पहले तो क्वेश्चन ये अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना। गुड गवर्नेंस डे 25th of December, who among the following has recently been appointed as a new chairperson of UPSC? PK Joshi. Which of the following state has got the latest high court in India? Andhra Pradesh. Which number of high court? That's 25th High Court. And Andhra Pradesh recommends abolition of the Legislative Council. But I have already told you, if you want to take shortcuts, study 2 or 3 information and expect the question shall come from that area, is a different story. If you want to have a comprehensive preparation, slowly and slowly, yes, a judicious use of time, but gradually you learn that what areas are more important and less important. और ये हमेशा आपके काम आते रहेंगे, those areas. So one remember is this. Now, if we go to that news, so what we have seen, Andhra Pradesh has recommended the abolition of the legislative council. तो एक तो क्वेश्चन ये कि किस स्टेट ने हाल ही में असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और रिकमेंड किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाए? आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। अब दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे तो आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 168 ये क्या कहता है? व्हाट इज द स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। सो स्टेट लेजिस्लेचर ये 2 तरीके से कहता है। स्टेट लेजिस्लेचर या तो इसका मतलब है गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्लस
लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पर दो हाउसेस हैं स्टेट में, वहां पर इसको बोला जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर वहां पर एक ही हाउस है तो वहां पर होगा गवर्नर एंड प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हाउस एक ही हाउस है तो वहां पर हम उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। तो एग्जामिनेशन में एक और याद रखेंगे, अगर टर्म आता है यूनिकैमरल का मतलब क्या है? यूनिकैमरल मींस यहां पर वन हाउस इन लेजिस्लेचर, एक ही हाउस होता है लेजिस्लेचर में तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। और अगर दो हाउसेस हैं तो उसको बोलते हैं बाइकैमरल। बाइकैमरल मींस टू चैम्बर्स, टू हाउसेस और टू चैम्बर्स। अगर दो चैम्बर्स हैं, टू चैम्बर्स और टू हाउसेस इन लेजिस्लेचर, देन इन दैट केस रिमेंबर इट इज कॉल्ड एज द बाइकैमरल। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर इज यूनिकैमरल इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बाइकैमरल इन नेचर। तो अगर यूनिकैमरल पूछा जा रहा है तो वो पूछ रहे हैं कि कहां पर एक ही हाउस है। जैसे दिल्ली की लेजिस्लेचर देखेंगे तो दिल्ली की लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ स्टेट्स जो स्पेसिफाइड है उनको छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेट्स को देखेंगे तो वहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मिलेगी। तो वो कौन से स्टेट हैं वो लिखा देता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए। जैसे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहां पर लेजिस्लेचर कैसी है? यूनिकैमरल मींस सिर्फ एक ही हाउस है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करेंगे तो दो हाउस है। और अभी आपने रिसेंटली देखा था कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, वो कहां से इलेक्ट हुए हैं? वो इलेक्ट हुए हैं दूसरा हाउस का मतलब है दैट्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में याद रखना उसमें लिखा है कि अगर वहां पर एक ही हाउस है तो फिर लेजिस्लेचर का मतलब होगा गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर वहां पर दो हाउसेस हैं तो जो पहला हाउस होगा वन विल बी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर विल बी द लेजिस्लेटिव असेंबली। टेक्निकली देखा जाए तो फिर वहां बोलते हैं कि जो एक हाउस होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो दूसरा हाउस होगा उसको बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर एक ही हाउस है तो उस केस में गवर्नर और वो हाउस कौन सा होना है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमें समझ आ रहा है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का होना जरूरी है। लेकिन यह हो सकता है कि वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। अब पहला क्वेश्चन कि स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा कौन होता है? इसमें से हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट लेजिस्लेचर? डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट लेजिस्लेचर। इनमें से कौन स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है? एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 इज चीफ मिनिस्टर और नंबर टू इज चीफ मिनिस्टर और दिस इज गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे कुछ लेके हैं ऑप्शन में तो आप रखेंगे चीफ मिनिस्टर नहीं। क्या गवर्नर है? यस। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? यस। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? यस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलएस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनके जो मेंबर हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव council or member of legislative council simply called as a MLC from the examination point of view। one simple question ये हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है तो 179 से कनेक्ट करते हैं। 179 में सॉरी इसको कनेक्ट करते हैं 79 से। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सो पार्लियामेंट का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस राज्यसभा एंड प्लस लोकसभा, प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। वैसे ही क्वेश्चन याद रखना, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, 3 कंपोनेंट, एक प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, ये 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सिग्निफिकेंट पार्ट है पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? तो जब भी आज के बाद कोई भी आपसे बोले पार्लियामेंट का मतलब है 3 पार्ट है उसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, वन इज लोकसभा एंड वन इज राज्यसभा। इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और ये हो गए हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और इन दोनों को बोल देते हैं एक साथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट का पार्ट ये है, एक पार्लियामेंट का पार्ट ये है, एक पार्लियामेंट का पार्ट ये है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उन हाउसेस के मेंबर जो पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो पार्लियामेंट को कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। और उनके जो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कहीं इलेक्टेड, कहीं नॉमिनेटेड, जहां जिसकी जरूरत है कि वो देखेंगे। अभी हमने देखा था एक न्यूज में है
Ranjan Gogoi, the former Chief Justice of India, the 46th Chief Justice of India, nominated as a member of Rajya Sabha. Thus remember, we'll see. But एक तो ये हो गया हमारा, that is from 79 and that is from 168. अब दूसरा है abolition and creation of the legislative council. तो ये प्रोविजन है 169 में, आर्टिकल 169 किसकी बात करता है? abolition and creation. शायद ये पॉइंट पहले मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, अगर ऐसा है तो याद रखेंगे. abolition and creation कौन कर सकता है? that is parliament by law, abolition and creation. तो पार्लियामेंट कर सकती है abolition of and creation, parliament by law after state legislative assembly. So this is parliament by law में, ये इस पर डिपेंड करता है, वो करना चाहे तो कर सकती है, इसको इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके डिसीजन लेने से पहले ये होना चाहिए. क्या है? आफ्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा आफ्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली passes a resolution for that. इसके लिए अगर एक रेजोल्यूशन को पास करती है, resolution for that, recommending that, resolution for that, passes a resolution by special majority. कौन सी मेजोरिटी से पास करना है? दो कंडीशन है. एक majority of total strength का मतलब है more than half of total strength of the house. इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं absolute majority. एक तो absolute majority का पॉइंट पूरा होना चाहिए और साथ ही साथ दूसरा भी पॉइंट पूरा होना चाहिए. क्या? majority of. So this is by two-third of present and voting. Majority of members of the house means strength of the house, and as well as two-third of present and voting. Two-third of members present and voting. हम अगली बार से ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करेंगे, आप याद रख सकते हैं. two-third of present and voting. two-third चाहिए, किसका two-third चाहिए? of present and voting का. तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए और इसके बेसिस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और अबॉलिशन किया जा सकता है. तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया हमने. लेजिस्लेटिव काउंसिल का अबॉलिशन क्रिएशन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. कब? उसके लिए पार्लियामेंट को राज्य की बात मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको क्रिएशन अबॉलिशन कर रहे हैं तो उसके पहले कंडीशन है कि वो उसके पहले स्टेट जो कंसर्न स्टेट है, संबंधित राज्य है, उसकी विधानसभा एक प्रस्ताव पास करेगी और उस प्रस्ताव को पास करेगी बाय जो एक विशेष मेजॉरिटी की जरूरत है. वो मेजॉरिटी उसमें लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी दिस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एज वेल एज द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये है. अब दूसरी बात है कि कहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां है? तो एक क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पर है? सो नाम याद रखेंगे. यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये नाम याद रखने हैं. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन इन 2019 जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश्ड. ये खत्म हो गई है. पहले यहां पर भी हुआ करती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. अब स्टेट नहीं है, स्टेट की जगह 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं और एक जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में विधानसभा तो है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. उसके पहले जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, जब जम्मू एंड कश्मीर में दोनों सदन थे, लोकसभा जैसे कि सेंटर में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्य में भी 2 सदन थे, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद. लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं हिंदी में विधान परिषद. दैट्स रिमेंबर, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां पर, तो अगर आता है कि 2019 में किस स्टेट में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जो अब नहीं होती है, तो आंसर उसका हो जाएगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. किस राज्य ने डिमांड की है एक ऐसी? अभी हाल में किसने की है? आंध्र प्रदेश. एक और चीज, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 168 में क्या लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 क्या कहता है कि जब इन राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर्टिकल 168 कहता है
कि जब हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से राज्य? यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मैं लिखते समय बोलते भी जाता हूं तो आप प्लीज उसका भी ध्यान रखा करेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और दो और नाम लिखे हैं इसमें, एक है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, और दूसरा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब अभी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इस समय कहां काम कर रही है? यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इसमें 8 नाम लिखे हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभी काम नहीं कर रही है लेकिन जहां क्रिएशन हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, तो वो कहां पर है? मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। उसको हम बोलते हैं नॉट नोटिफाइड येट, नॉट नोटिफाइड येट, अभी ऑपरेशनल नहीं है, नॉट ऑपरेशनल येट, नॉट ऑपरेशनल येट। इनफैक्ट ये तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ही यहां पर आ गया था, लेकिन प्लीज डू रिमेंबर दैट नोटिफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 168 या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो फिर ये वाला पॉइंट याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 के हिसाब से देखेंगे तो यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन अगर लिखा है कि कहां लेजिस्लेटिव काउंसिल काम कर रही है या कहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी इस समय, तो वो फिर यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और कहां पर अभी 2019 में अबॉलिश हुई, तो फिर वो आंसर क्या हो गया है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब आपकी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले क्वेश्चन, तो उसे याद रखेंगे। आप याद रखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की खास बात क्या है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक क्वेश्चन आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि एक परमानेंट हाउस है, इसका मतलब इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस है, दिस इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगा, परमानेंट हाउस का मतलब है नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जिसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, जिसका डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन जिसका अबॉलिशन एंड क्रिएशन हो सकता है, इसका अबॉलिशन भी हो सकता है और क्रिएशन भी हो सकता है। अबॉलिशन और क्रिएशन किया जा सकता है यस, लेकिन डिसोल्यूशन किया जा सकता है नो। सो नो डिसोल्यूशन बट यस अबॉलिशन एंड क्रिएशन। ऐसा एक हाउस कौन सा है? तो आंसर आएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें लिखा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाउस कैन नॉट बी क्रिएटेड और अबॉलिश बट कैन बी डिसॉल्व्ड, can be created or abolished but cannot be dissolved। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है a house that can be abolished or created but cannot be dissolved, in that case 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें याद रखेंगे कौन सा है? that is state legislative council। पार्लियामेंट बाय लॉ किसे क्रिएट और अबॉलिश कर सकती है बट किसे डिसॉल्व नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या किसे डिसॉल्व नहीं कर सकता है गवर्नर, या कोई भी नाम उसमें लिखा है तो डिसॉल्व कौन नहीं कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है डिसॉल्व इसको, दैट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि परमानेंट हाउस है। लेकिन अबॉलिशन क्रिएशन हो सकता है, कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसका क्रिएशन कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना करके इसका क्रिएशन कर सकती है। सो प्लीज रिमेंबर, इसको हटा भी सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, परमानेंट हाउस का भी मतलब याद रखेंगे, वो भी बता दिया। लास्ट एक और चीज याद रखेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस, तो ये भी याद रखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस। इसमें याद रखेंगे, मैं यहीं पे लिखाता हूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो राज्य विधानसभा और यह है विधान परिषद, दिस इज विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस। ये स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आर्टिकल 170 कहता है इसके बारे में, और ये आर्टिकल 171 कहता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 171 इसके बारे में कहता है, क्या है 170 क्या कहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ये कहता है कि यहां पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 500, और कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम कितने होने चाहिए? 60। तो पहले तो यही पॉइंट याद रखेंगे कि राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 60, और राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। लेकिन इसके अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही प्रोविजंस अवेलेबल
एलिजिबल है। एक्सेप्शंस के बारे में अगर हम देखें तो उसमें एक स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में कितनी अभी विधानसभा में कितनी संख्या है? 32। तो सिक्किम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ इज 32 एंड मिजोरम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ इज 40 एंड गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ इज 40। अब एग्जामिनेशन के लिए जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ऐसे अगर क्वेश्चन लिखा है कि कम से कम राज्य विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और उसमें ऑप्शन में लिखा है 40, 60, 70, 100 ऐसा लिखा है, तो आंसर 40 नहीं, आंसर क्या होगा? 60। ये नहीं, राज्य विधानसभा की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर आप सोचोगे अरे 40 तो हमने देखा हुआ है, तो कम से कम 40 या 32 भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है देयर शैल बी minimum strength of 60 so for the state legislative assembly is considered. However, various provision under temporary transitional special provision part 21 of the constitution of India, especially when we talk about the Sikkim, when we talk about the Mizoram, when we talk about the Goa, the provisions are there in the constitution of India और उनकी वजह से इनमें एक special strength भी है यहाँ पे। Got the point? 32 article 40 and as well as 32, 40 and as well as 40 इनके exception है so far तो constitution of India is considered। पॉइंट समझ में आ गया? आई होप यू गेटिंग पॉइंट्स वेरी सिंपली, वेरी क्लियरली दैट रिमेंबर विधानसभा में 500, ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। अब यहां पे कितना लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या लिखा है? यहां पर जो ज्यादा होगी, मैक्सिमम होंगे, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? लगभग 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं। सो दिस इज व्हाट 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर यहां पर 210 हैं तो फिर यहां पर कितना हो गया? 70, 1/3 उसका 1/3। लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम यहां पर कितना होना चाहिए? मिनिमम शैल बी 40, कम से कम 40 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब है राज्य विधान परिषद की जो संख्या है वो कितनी होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कम से कम होनी चाहिए 40। हालांकि पहले इसका भी एक एक्सेप्शन था हमारे पास, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जहां की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो केवल 36 थी, 36। लेकिन अब हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म हो गई, तो एक वो याद रखेंगे दैट इज मैक्सिमम 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिमम दैट इज 40। So that's remember from the examination point of view we have already discussed। अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड शायद एक और टॉपिक है। उद्धव ठाकरे has been elected unopposed as a member of the Maharashtra Legislative Council। तो इसमें दो क्वेश्चन जुड़ते हैं। एक तो उद्धव ठाकरे has been elected unopposed as a member of Maharashtra Legislative Council, तो उस समय बहुत न्यूज में चल रहा था कि क्या ये इनको नॉमिनेट किया जाए, तो गवर्नर की नॉमिनेशन की पावर हो गई। दूसरी बात है क्या ये क्योंकि कोविड चल रहे थे तो वो इलेक्शन में कुछ डिले हो रहा था, तो क्या ये चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 164 क्या कहता है इस बारे में। तो जब हम इनके पॉइंट को समझते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो याद रखना उद्धव ठाकरे वो उतना आएगा नहीं एग्जामिनेशन में। क्या है? आर्टिकल 75 क्लॉज 5, ये आप शॉर्ट में 75 याद रख सकते हो। और दूसरा है आर्टिकल 164 क्लॉज 4, इसमें 164 याद रख सकते हो। ये आर्टिकल 75 ये किसकी बात कर रहा है? ये इसमें और भी प्रोविजन, एग्जांपल सबसे पहला आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर there shall be a prime minister appointed by whom? President, and other ministers to be appointed on the recommendation of प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से यहां पर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा और बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर गवर्नर अपॉइंट करेगा। लेकिन अभी हमारे काम का पॉइंट क्या है? 75 क्लॉज 5, 164 क्लॉज 4, ये क्या कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर है, if any minister is not a member of any house, either house of parliament, यहाँ पे member of either house of parliament। जब हम either house of parliament की बात करें तो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। So this is either house of parliament। If any minister is not a member of either house of parliament consecutively for 6 months, अगर लगातार 6 महीने तक
वो इसका सदस्य नहीं है consecutively for 6 months, then at the expiry of 6 months ceases to be a minister. इस 6 महीने की खत्म होते ही अब वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, ceases to be a minister. So point is over here is remember कि अगर कोई मिनिस्टर ऐसा है जो लगातार 6 महीने तक किसी हाउस का सदस्य नहीं है पार्लियामेंट के, तो फिर वो सेंटर में मिनिस्टर नहीं रहेगा। और एनी मिनिस्टर यहाँ पर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसी तरीके की भाषा यहाँ पर भी याद रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कहाँ पर, चीफ मिनिस्टर, एनी मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इसमें शामिल है चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है उस समय जब उसको मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या वो मंत्री बन सकता है। लेकिन याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर वो 6 महीने तक, ऐसा कोई भी मंत्री जो 6 महीने तक लगातार सदस्य किसी दोनों हाउसेस में से किसी का भी मेंबर नहीं है, तो फिर वो मंत्री नहीं रहेगा, और मंत्री नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली मंत्री की पोस्ट खाली। उसी तरीके से प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे की ये थी कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने तो वो ना तो विधानसभा के सदस्य थे, ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, और ऐसी दशा में क्या हो सकता है, वो कब तक मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर वो 6 महीने हो जाएंगे तो फिर 6 महीने के बाद में वो मंत्री नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए इशू ये था कि क्या वो नॉमिनेट होंगे विधान परिषद से, या फिर वो विधान परिषद का चुनाव होना है तो वहां से, या फिर कोई उनके लिए विधानसभा की सीट खाली करे, फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए चुनाव कराए, तो ये तरीके हो सकते थे उनके लिए। अल्टीमेटली ही गॉट इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एक तो एग्जामिनेशन के लिए वो 6 महीने का टाइम याद रखेंगे, एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ पर अपने आप वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात याद रखेंगे कि यहां पर हम एमएलसी की बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको कौन चुनता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय। इसको शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इनके जो सदस्य होते हैं एमएलसीज, इन टोटल एमएलसीज में से जो अराउंड 1/3 होंगे, नियरली वन थर्ड है, उनको कौन इलेक्ट कर रहा है, 1/3 को इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज मेंबर्स। लोकल बॉडीज के लोग जो हैं, या जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, या हम उसको बोलते हैं जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज हैं, उन लोकल बॉडीज के जो सदस्य होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है 1/3 कहां से आ रहे हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की संस्थाएं हैं उनसे आएंगे। वो वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हर स्टेट के लिए इनको किसको लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी समझा जाएगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ एग्जामिनेशन के लिए 1/3 कौन इलेक्ट करेंगे, ये 1/3 कौन इलेक्ट करेंगे, 1/3 will be elected by whom? Will be elected by MLAs, member of legislative assemblies। जो मेंबर ऑफ विधानसभा के सदस्य हैं वो आपस में से किसी को नहीं, तो जो विधानसभा का सदस्य नहीं है उनमें से किसी को भी, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, 1/3। तो क्या याद रखना, 1/3 कहां से चुन के आ रहे हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। 1/3 कहां से आ रहे हैं, एमएलएस चुनेंगे। तो 1/3 सदस्य, अराउंड 1/3 को कौन चुनेगा, एमएलएस। 1/12 1/12 इनको कौन इलेक्ट करेगा, दे शैल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर, ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर, 3 साल जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ग्रेजुएट्स ऑफ 3 इयर्स रेसाइडिंग इन स्टेट। जो स्टेट के रेसिडेंट हैं, जिनके पास 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री कहीं से भी हो सकती है, लेकिन वो रेसाइडिंग इन द स्टेट है, वो स्टेट के रेसिडेंट है। 1/12 और 1/12 कहां से इलेक्ट होंगे, दे विल बी इलेक्टेड बाय टीचर्स teaching in state for minimum 3 years। कम से कम 3 साल से वो टीचिंग में एंगेज हैं उस स्टेट में सेकेंडरी स्कूलिंग से नीचे नहीं। प्लीज रिमेंबर, टीचर्स टीचिंग इन द स्टेट फॉर मिनिमम 3 years, not engage in teaching in standard below the secondary schooling। वो हो गया टीचर्स टीचिंग इन स्टेट। ये स्टेट में टीच कर रहे हैं, ये स्टेट के ग्रेजुएट्स हैं जो कहीं से भी ग्रेजुएट हुए होंगे, लेकिन वो स्टेट के रेसिडेंट है। तो एक याद रखेंगे यहां पर, और ये टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं इन द स्टेट। और फिर बाकी जो बच रहे हैं, 1/6 हिस्सा 1/6 इनको कौन करेगा, इनको नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो यहां याद रखेंगे दैट इज
nominated by governor. So 1/6 is nominated by governor. तो ये हो गया आपका पॉइंट क्या, 1/3 local bodies, 1/3 MLAs, 1/12 graduates 3 years residing in state, 1/12 teachers teaching in state for minimum 3 years, and 1/6 nominated by governor. Nominated by governor. That's simple. लेकिन governor कहां से nominate करेंगे? Governor from among the people having from among the people having special knowledge or practical experience, special knowledge or practical experience in the field of, तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पे, लिटरेचर, in the field of literature, arts, science, cooperative movement and as well as the social service. वह भी हम रंजन गोगोई के करंट इश्यू के साथ कवर कर लेंगे, पर फिर भी याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जब नॉमिनेशन की बात करते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस है, राज्यसभा के केस में कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है। तो यहां पर आप याद रखेंगे विधान परिषद के केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट, एक एक्स्ट्रा कैटेगरी। हालांकि रिमेंबर ये एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा जरूरी है, थ्योरी में ज्यादा जरूरी है, ये एक तरीके से इंडिकेटिव पॉइंट्स हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि कहां से होनी चाहिए, हैविंग special knowledge or practical experience in the field of literature, arts, science, cooperative movement as well as the social service. So that's one remember from the examination point of view. अगर हम वापस उसी इश्यू पर पहुंचते तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, उद्धव ठाकरे इलेक्टेड एंड अपोज्ड एज अ मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट हमने देखा एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है, आर्टिकल 75 जो सेंटर के मिनिस्टर्स से रिलेटेड है, 164 जो स्टेट के मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहा है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। लेकिन ये लिखा हुआ है कि वो जो मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उस समय किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसे किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेंबर नहीं बनता है, लगातार 6 महीने मेंबर नहीं रहता है, मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा कोई भी मिनिस्टर जो 6 महीने तक मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, तो वो 6 महीने खत्म होते ही वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, ceases to be a minister, अपने आप वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, रिजाइन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मिनिस्टर है ही नहीं उस दिन से, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो लॉन्गर अ मिनिस्टर। सो एक तो एक पॉइंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो बहुत आता है एग्जामिनेशन में, दैट इज रिमेंबर 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी रिपोर्ट सबमिट की है फॉर द 2020-2021 और इसके बाद में फिर 5 साल के लिए और रिपोर्ट देंगे, दैट इज 2021 to 26 के लिए। सो 2021-22 से लेकर के 2025-26 वो आएगी, 2021, 22, 23, 24 और 25 5 साल की फिर से रिपोर्ट आएगी, पर अभी फिलहाल 2020-21 के लिए। सो व्हाट here the point is over here from the finance commission, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा कमीशन, नंबर ऑफ कमीशन है 15th, तो एक तो क्वेश्चन हो गया एग्जामिनेशन के लिए, नंबर आता है 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां 15th फाइनेंस कमीशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसके चेयरपर्सन, 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन नंबर 1। या पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेयरपर्सन है, एनके सिंह, बट मैं आपको ऑर्डरली पहले सारी पॉइंट बता देता हूं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी 15th फाइनेंस कमीशन नंबर 1, 15th फाइनेंस कमीशन। अब यहां से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन क्या क्या होंगे, एक तो 15th फाइनेंस कमीशन है, तो 15th फाइनेंस कमीशन का भी हमने चेयरपर्सन देखे हैं, कौन है चेयरपर्सन इसकी 15th फाइनेंस कमीशन, दैट इज एनके सिंह, एक तो ये हो गया। तो अगर 15 से क्वेश्चन आया तो फिर 15 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, वाईवी रेड्डी, ये पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, अर्लियर सर्व्ड एज अ 21st गवर्नर ऑफ आरबीआई, 21st गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे भी शक्तिकांत दास हैं वैसे ही पहले 21st गवर्नर ऑफ आरबीआई वाईवी रेड्डी आल्सो सर्व्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, तो याद रखेंगे। या फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, दैट इज विजय एल केलकर, कम से कम ये 3 नाम याद रखना है, विजय एल केलकर, वाईवी रेड्डी और फिर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है एनके सिंह।
N.K. Singh also served as chairperson of fiscal responsibility and budget management, fiscal responsibility and budget management review committee. तो ये इसके भी अध्यक्ष हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, FRBA में एक एक्ट है हमारे पास, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके रिव्यू के लिए कमिटी, और उस कमिटी के चेयरपर्सन दैट इज N.K. Singh अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. सो 15th फाइनेंस कमीशन, तो एक तो हो गया हमारा 13, और पीछे जाएंगे तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय K.C. नियोगी. फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय K.C. नियोगी. एक तो पॉइंट हो गया फाइनेंस कमीशन का ये. दूसरा पॉइंट क्या है फाइनेंस कमीशन का? अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन कहां पर है? तो पहला एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 280 नंबर 1, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जनरली फॉर एवरी 5 years, तो 5 साल याद रखेंगे. 5 साल के लिए प्रेसिडेंट, इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाएगा. अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. किस आर्टिकल में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है? आर्टिकल 280. क्या पर्पस क्या है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड रिकमेंड करने के लिए. फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड क्या? नंबर 1, फाइनेंस कमीशन के मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है उसमें टू रिकमेंड, नंबर 1, द शेयरिंग ऑफ divisible pool of taxes, between center and state, केंद्र और राज्य में जो टैक्सेस का नेट प्रोसीड है उसका हिस्सा, उसको किस हिस्से से बांटा जाए. व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मींस व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस शैल बी गिवन टू द स्टेट. जो सेंटर का शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस है, वो पूल ऑफ टैक्सेस जिसे बांटा जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसका कितना हिस्सा राज्यों को देना चाहिए. एग्जांपल के लिए सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में. जैसे 14th फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया, ये आता है एग्जामिनेशन में, बहुत जरूरी है, याद रखना है. 14th फाइनेंस कमीशन recommended कि 42% of shareable pool of taxes, 42% of shareable or divisible pool of taxes to be given to states, इन्हें स्टेट्स को दिया जाए. तो ये परसेंटेज याद रखेंगे 42%, बट किसकी रिकमेंडेशन? 14. अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको 15th फाइनेंस कमीशन को 2 हिस्से में जिम्मेदारी दी है, एक साल के लिए और फिर 5 साल के लिए दोबारा एक रिपोर्ट आएगी. सो 15th फाइनेंस कमीशन has recommended अभी for 2020-2021. जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहां पर फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो है अप्रैल 1 to 31st of March. So this is April 1 to 31st March. So April 1 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस का नेट प्रोसीड फ्रॉम टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो क्या है? सो हैज रिकमेंडेड 41%, पहले 42 था, अभी 41% ऑफ, बाकी क्योंकि कुछ कम कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर. सो 15th फाइनेंस कमीशन हैज recommended 42% of the shareable pool of taxes to be given to state. तो एग्जामिनेशन क्लास में 14th ने रिकमेंड किया था 42 और 15th ने रिकमेंड किया है 41, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन सिर्फ किसके लिए है? 2020 से 2021. अभी 15th फाइनेंस कमीशन expected to report by October 34 period
for period of 2021 to 2026, 2021 से 2026 इसके लिए। तो ये 5 ईयर 2021 to 2026। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेन्योर भी याद रखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो किस ड्यूरेशन में इंप्लीमेंट की गई, 2020 से 2015 से 2020, 2015 to 2020। 15th फाइनेंस कमीशन को दो तरीके की रिपोर्ट दी है, एक तो रिपोर्ट दैट इज 2020 to 2021 और दूसरी रिपोर्ट आएगी 2021 to 2026। अभी हमने देखा इस दौरान के लिए 42% शैल बी गिवन टू स्टेट्स, यहां पर लिखा है 41 टू बी गिवन टू द स्टेट, और इसमें जो भी होगा रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, दैट्स वन। प्लीज रिमेंबर ये शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस है, इसको बोलते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इस तरीके से एग्जांपल है। ये जो टैक्स है एंड अदर टैक्सेस ओवर हियर, राइट, दिस इज अदर टैक्सेस। ये है एग्जांपल के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जैसे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जांपल के लिए ये। अगर ऐसे हम बात कर सकते हैं एंड अदर, तो ये जो टैक्सेस हैं इनका 42% या फिर 41% ये किसको जाएगा, दिस विल गो टू द स्टेट्स, ये स्टेट्स को जाएगा, इसका बाकी हिस्सा सेंटर रखेगा। तो जो भी है, जैसे अभी हमने रिकमेंडेशन में कहा नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कितना परसेंटेज, 42%, नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% किसको चला गया, इट विल गो टू द स्टेट्स। लेकिन अगर स्टेट्स में देखेंगे हॉरिजॉन्टली किस स्टेट को कितना मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस 41% में से हम देखेंगे तो मैक्सिमम किसको मिल रहा है, यूपी इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट, और जो सबसे कम मिल रहा है इस समय मिनिमम वो है गोवा एंड सिक्किम, गोवा और सिक्किम को सबसे कम। सो गोवा एंड सिक्किम दे आर रिसीविंग लीस्ट एंड मोस्ट इज रिसीव्ड बाय द यूपी। तो क्वेश्चन अगर आता है कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस का कितना हिस्सा सरकार को देना है, 41%। कौन सा स्टेट को सबसे ज्यादा मिलता है, यूपी, या नंबर 2 पर आता है बिहार इज द सेकंड बिगेस्ट रेसिपिएंट। अगर यूपी ऑप्शन में नहीं तो फिर बिहार, और सबसे कम किसे मिलता है तो गोवा और सिक्किम, दोनों का बराबर है 0.39%, बट इट मींस रिमेंबर गोवा सिक्किम, अगर कोई एक दिया है तो वो, अदरवाइज ये दोनों जो है उनको सेम मिलता है, वो बॉटम में है अमंग द स्टेट्स। तो ये हो गया आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन फिर से लिखा देता हूं, उसमें क्या लिखा था, फाइनेंस कमीशन क्या है, 1 टू रिकमेंड, क्योंकि यही पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, टू रिकमेंड। क्या रिकमेंड, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स from taxes forming part of divisible pool of taxes। ये लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, एग्जाम में जब भी जैसे भी कुछ भी लिखा उसका मतलब वही है कि इनसे जो नेट प्रोसीड्स आ रहे हैं, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा बन रहे हैं, उसका कितना हिस्सा होना चाहिए बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इस पर कौन रिकमेंड करेगा, विल बी रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो एक तो गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में कर के हिस्से का बंटवारा किसकी रिकमेंडेशन पर किया जाता है, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से नाम लिखा होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आंसर इज फाइनेंस कमीशन। एक तो ये नंबर 1। नंबर 2 इज टू रिकमेंड on methods of grants and aid to states। राज्य सरकारों को कैसी सहायता दी जाए, उससे रिलेटेड क्या किस तरीके से दी जाए, वो तीसरा। to suggest measures for augmenting revenues, राज्य सरकारों के रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए मेजर सजेस्ट करना, so that money can be given to
पंचायत, इनको पंचायत को दिया जा सके, लेकिन कितना दिया जाएगा वो ये नहीं बताता है, वो बताता है स्टेट फाइनेंस कमीशन विच इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 243 आई, अभी लिखा दूंगा सो दैट इट कैन बी गिवन टू पंचायत। उसी तरीके से टू सजेस्ट मेजर्स फॉर ऑगमेंटिंग रेवेन्यूज ऑफ स्टेट, स्टेट की रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ाए जाएं ताकि वो पैसा अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज को दिया जा सके, ये भी उसकी रिकमेंडेशन की परिधि में आता है। तो फाइनेंस कमीशन को किस चीज पर रिकमेंड करना है? एक, टैक्सेस का बंटवारा, बी, अनुदान राशि जो है, अनुदान सहायता है वो कैसे दी जाए, तीसरा, राज्यों के जो का राजस्व है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि उससे पंचायत को फायदा दिया जा सके, पंचायत को कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया जा सके, और राज्यों के राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको कुछ पैसा दिया जा सके वो। और इसके अलावा पांचवा क्या है? एनी अदर ऑन रिकमेंड on any other term referred by President of India, उसमें लिखा रहेगा referred by Parliament, referred by Prime Minister, referred by President, आंसर is referred by President। किसकी और की टर्म्स को रेफर करना है ये तो लिखा ही है कॉन्स्टिट्यूशन में 4, और बाकी के अलावा जो भी प्रेसिडेंट बोलेगा उन पर रिकमेंडेशन देना है। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं, प्लीज याद रखना। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, अगर ये हम बात कर रहे हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर? रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 280 वाला 280। अगर इसी तरीके से हम आर्टिकल 243I की बात करें, आर्टिकल 243I की बात करें और आर्टिकल 243Y की बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243Y भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस। ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज के लिए, क्या किस तरीके से बंटवारा किया जाए राज्यों और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में, और यहां पर ये किससे रिलेटेड हो गया? पंचायत से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 तरीके के फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I वाला, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन 243Y का, और एक नेशनल लेवल का फाइनेंस कमीशन, दैट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एग्जाम में ज्यादा आता है, नाम याद रखेंगे दैट्स NK सिंह, 14 का नाम याद रखेंगे चेयरपर्सन YB रेड्डी, ड्यूरेशन याद रखेंगे, अभी जो रिपोर्ट है वो 2020-21, अगले 5 साल के लिए फिर से रिपोर्ट आएगी 2021 से 26, उसका टर्म देने के लिए जो टाइम दिया है वो है अक्टूबर 30 2020 तक वो उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। दैट्स रिमेंबर हैज बीन गिवन टू द NK सिंह, जो पहले फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी के भी चेयरपर्सन हैं। और इसके अलावा याद रखना प्लीज, हमने देखा है पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे दैट इज KC न्योगी, चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन दैट इज KC न्योगी। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए। खास बात याद रखना, कम से कम पहला, फाइनेंस कमीशन को किस ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसकी रिकमेंडेशन को किस ड्यूरेशन के लिए फॉलो किया जाता है, तो वो टर्म याद रखिए 5 साल। हालांकि अभी हमने देखा है 1 साल प्लस 5 साल, तो 5 एग्जामिनेशन के लिए याद रखना, नंबर 1। नंबर 2, किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखना आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत आता है एग्जामिनेशन में, राइट। चलिए वापस पहुंचते हैं आगे, अगले पॉइंट में देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, लॉ कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। अब एक लॉ कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर क्या क्वेश्चन बन रहा है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ कमीशन। अब लॉ कमीशन का पहला क्वेश्चन, लॉ कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो लॉ कमीशन अभी जो इसके पहले था वो 21st लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन, पहला क्वेश्चन 21st लॉ कमीशन। अभी न्यू वुड बी न्यू टू बी इज 22nd, 22वां लॉ कमीशन नया। और अब जो पुराना लॉ कमीशन 21st लॉ कमीशन ये था 2015 से 2018 के ड्यूरेशन में, और इसके चेयरपर्सन थे बलबीर सिंह चौहान। सो बलबीर सिंह चौहान वाज द चेयरपर्सन, ऑफ 21st लॉ कमीशन। तो एग्जामिनेशन के लिए लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, एक तो याद रखना 22nd लॉ कमीशन, अभी चेयरपर्सन का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। 21st लॉ कमीशन 2015 से 18, 3 साल के लिए। तो एक तो याद रखना लॉ कमीशन अपॉइंटेड बाय whom? अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, पहली बात। दूसरी बात याद रखेंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बन रही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ से भी नहीं बनी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान में इसके बारे में नहीं दिया है। जैसे भी हमने देखा था फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है? फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट बॉडी हैज बीन अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 280। फाइनेंशियल कमीशन 280 कैसी बॉडी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन लॉ कमीशन कैसी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए एग्जामिनेशन में लिखा हो सकता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। इट एडवाइजेस, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। किस मिनिस्ट्री के लिए एडवाइजरी बॉडी है? सो एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एक एडवाइजरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एडवाइजरी बॉडी। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन, फुल टाइम चेयरपर्सन, एक तो फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम चेयरपर्सन प्लस, राइट, प्लस 4 फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स, 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी। इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, जो सेक्रेटरी भी है और मेंबर भी है, सो मेंबर सेक्रेटरी इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, 4 फुल टाइम मेंबर्स प्लस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स प्लस सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा लॉ कमीशन का मेंबर होता है? तो 4 फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये एक्स ऑफिसियो मेंबर है। जब भी हम एक्स ऑफिसियो लिखते हैं इसका मतलब है यहाँ पर उस ऑफिस में जो आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। यहाँ पे पर्सन मतलब नहीं है, यहाँ पोजीशन का मतलब है एक्स ऑफिसियो, राइट? दिस इज एक्स ऑफिसियो बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑफिस, बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस द पर्सन इज गोइंग देयर। इट मींस अगर जैसे कि पीएम इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन है? जो भी पीएम बनेगा वो अपने आप है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर द रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ गंगा, ये उसी को शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल गंगा काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनका हेड कौन है? वो वहां पर कौन हेड हो गया? प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसियो। जो भी पीएम बनेगा वो अपने आप। प्राइम मिनिस्टर इज इन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? पीएम। तो जो भी पीएम है वो अपने आप नीति आयोग के अध्यक्ष है। वो एक साथ दिखा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीएम कहां कहां पर चेयरपर्सन है, तो उधर से पीएम इज इन एक्स ऑफिस चेयरपर्सन। अभी हमें टॉपिक देख रहे हैं फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, सेक्रेटरी ये प्लस नॉट मोर देन 5, not more than 5, not more than 5, not more than 5 part-time members, not more than 5 part-time members। कौन अपॉइंट करता है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट कर रही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 21st लॉ कमीशन का ड्यूरेशन था 2015 से 18, 3 साल, और चेयरपर्सन थे बलबीर सिंह चौहान। तो एक याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि लॉ कमीशन कितनी साल के लिए है, तो लॉ कमीशन याद रखना दैट इज फॉर 3 इयर्स, ये 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन अभी हमने देखा उसकी रिकमेंडेशन कितने साल के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है? 5 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वो प्लीज रिमेंबर किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे इसमें लिखा हुआ है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी काउंसिल, और फाइनेंस कमीशन, और सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉ कमीशन। अगर हम देखें तो इसमें से क्या ये जीएसटी काउंसिल है? यस, 279A में जीएसटी काउंसिल है। क्या फाइनेंस कमीशन भी है? यस, फाइनेंस कमीशन इज देयर अंडर आर्टिकल 280। क्या सीएजी है? यस, आर्टिकल 148। क्या लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है? नहीं, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। दैट्स वन, रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 इयर्स आ जाता है। अब अगर और इसे कनेक्ट करेंगे तो फिर फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन,
फर्स्ट लॉ कमीशन ये दो तरीके से आता है, एक आता है प्री इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद में जो पहला लॉ कमीशन बना वो। तो अगर फर्स्ट लॉ कमीशन प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहां पर दैट वाज अंडर एक्ट ऑफ 1833, 1833 के कानून के तहत एस्टैब्लिश्ड इन 1834, 1834 में बनाया गया एक लॉ कमीशन, जो पहला लॉ कमीशन यहां पर था। और फिर 1835 में पहले चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया, फर्स्ट चेयरपर्सन वाज अपॉइंटेड ओवर ईयर, और वो थे दैट इज लॉर्ड मैकाले। दिस इज लॉर्ड मैकाले, आपने काफी नाम सुना होगा उनके बारे में, लॉर्ड मैकाले। सो दिस इज रिमेंबर लॉर्ड मैकाले। आईपीसी इंडियन पीनल कोड के फॉर्मेशन में भी ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर इयर्स, दैट्स रिमेंबर एज लॉर्ड मैकाले। हालांकि याद रखना राजद्रोह सेडिशन जो था वो शुरू में आईपीसी में नहीं था, बाद में उसे आईपीसी में शामिल किया गया, राइट, दैट्स रिमेंबर। वो न्यूज में रहता है ज्यादा, तो कभी देखेंगे अगर न्यूज में कहीं आएगा करंट में तो वहां पर। फिलहाल लॉर्ड मैकाले ये यहाँ पे, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया का पहला फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में बना, फर्स्ट लॉ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर हैं, दैट इज एमसी सेतलवाड। एमसी सेतलवाड, एमसी सेतलवाड जिनकी ग्रैंड डॉटर तीस्ता सेतलवाड, नाम सुना होगा आपने, न्यूज में रहते हैं। एमसी सेतलवाड, यहाँ पर इनकी खास बात क्या याद रखेंगे, एमसी सेतलवाड इज आल्सो द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं हम इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में एक पॉइंट लिखा देता हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इंडिया का पहला लॉ कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद में कब बना, 1955। उसके अध्यक्ष कौन थे, एमसी सेतलवाड। लेकिन हमने फिर एक दो इंफॉर्मेशन और कवर कर ली कि एमसी सेतलवाड ने इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल भी हैं, ये पहले और सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल कौन है, तो दैट इज एमसी सेतलवाड। ये इंडिया के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले चेयरपर्सन भी हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले चेयरपर्सन के तौर पे भी इन्होंने ही सर्व किया है, दैट इज एमसी सेतलवाड। बहुत पॉपुलर एमसी सेतलवाड एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट इन द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में जो बना। अटॉर्नी जनरल का एक पॉइंट याद रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां लिखा है, आर्टिकल 76 में लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखता हो, ऐसा व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स रिमेंबर इज, तो यहां आ जाता है किसकी तरह क्या बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए यहाँ पर, तो दैट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट्स एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट, ये भी आ जाता है कभी कभी, इनमें से कौन कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट विदाउट वोट। कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है, वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन अटेंड कोर्ट मीटिंग्स। ये जो कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनमें वहां जाकर के बैठ सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर जाकर के। पर प्लीज रिमेंबर, जब ये लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं वहां पे, लेकिन इनको याद रखना
वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार उनको है जो उस हाउस के मेंबर हैं, वो लोकसभा के मेंबर हाउस या फिर राज्यसभा में, एक्सेप्ट राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, अगर वहां पर बराबरी होगी, टाई हो गई है, तो उसके इसमें राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास एक कास्टिंग वोट होता है, क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा, बट रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो ये भी याद रखना कि किस हाउस का चेयरपर्सन उसका मेंबर नहीं होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमने जो लोकसभा देखा है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, स्पीकर, फिर इसी तरीके से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन यहां पर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष, उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरपर्सन। तो यहां पर भी चेयरपर्सन, ये जो है स्पीकर है, ये मेंबर है लोकसभा के, ये स्पीकर मेंबर है विधानसभा के, ये चेयरपर्सन मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेकिन ये चेयरपर्सन राज्यसभा के मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेयरपर्सन कौन है, ये चेयरपर्सन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिसियो, ये एक्स ऑफिसियो पोजीशन है, जो भी इस ऑफिस में आएगा एक्स ऑफिसियो, अभी हम समझ रहे थे एक्स ऑफिसियो, सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है, कहां पर, दैट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। गॉट द पॉइंट? सो ये हमने अभी देखा है विद रिस्पेक्ट टू द लॉ कमीशन, सो दैट एरिया इज आल्सो कवर्ड, राइट? नाउ विल सी, चलिए ये कुछ हमने टॉपिक्स देख लिए हैं, बाकी थोड़ा सा शायद 1 घंटे से ज्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो थोड़ा हमने टाइम को एक्सटेंड कर दिया है, पर कोशिश कीजिएगा, थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम जो अगली क्लासेस में मिलते हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो कम इंफॉर्मेशंस के साथ कवर कर ली, ताकि सारा एग्जामिनेशन के लिए आपका पूरा कवर हो जाए। फिलहाल कोशिश करते हैं, प्लीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरी नॉर्मल क्लासेस के साथ इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि उनमें नोट्स थोड़े ज्यादा एक्सटेंसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज्यादा होता है। फिर वो क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है मैं कभी पीपीटीज ये सारी चीजें फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि रीजन ये है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं इंफॉर्मेशन का एक नेचुरल फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन हमें एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मिल जाती है। नंबर 2, प्लीज डू रिमेंबर कि यहाँ पर हमारा एक लिमिटेड दायरा है, उसमें रह करके हम एक इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी याद रखना चांसेस हैं कि आपके एग्जामिनेशन के जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में, ना केवल इस एग्जामिनेशन में, बाकी सारे एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिलते जाएंगे और यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बाकी हम धीरे धीरे, अभी जैसे हमने तय किया था कि अब हम टॉपिक वाइज कुछ करंट इश्यूज को लेकर के चलेंगे, तो पॉलिटी के करंट इश्यूज हो जाएंगे, फिर मैं आपको इकोनॉमिक करंट इश्यूज, डिफेंस रिलेटेड करंट इश्यूज, वो उनके साथ साथ जो जीके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे हम कंबाइन करते चले जाएंगे। आई होप you're getting some sort of information from those areas. Please keep on paying attention, अपना ध्यान रखिएगा, और तैयारी तो करना ही है, अपने आप से एक प्रॉमिस रखना है, या तो तैयारी करना है या तो तैयारी नहीं करना है, और अगर तैयारी करना है तो फिर उस तैयारी के लिए थोड़ा मेहनत करना है। आसानी से कुछ नहीं मिलता है, इन सब चीजों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेहनत करते हैं तो फिर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ये आएगा ही हमारे पास। प्लीज याद रखिएगा, व्हाट हैपेंस ओवर देयर, इफ यू हैव स्पेंड द टाइम, the time may not give you the adequate amount of rewards, but if you have invested the time in a wise way, then remember that ultimately the rewards going to come over sooner or later, but it is going to happen. And that's why, remember, I always keep telling you, patience is of an essence. पेशेंस आपके लिए बहुत कीमती है। पेशेंस आपके लिए, अगर आपके पास पेशेंस है तो शायद तैयारी में आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, आप ध्यान रख पाएंगे, और तैयारी एक उस तरीके की होगी जहां पर एग्जामिनेशन में सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। आप शॉर्टकट ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो इसका मतलब है कंपटीशन उनके साथ है। परेशान नहीं होना है, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि शायद मेरी तैयारी में थोड़ा टाइम लग रहा हो, किसी और की तैयारी थोड़ी जल्दी हो रही है, पर कोई बात नहीं, तैयारी तो मैं भी कर ही लूंगा, तो थोड़ा टाइम और दूंगा और तैयारी कर लूंगा। प्लीज फिर से याद रखना, वी कैन डू समथिंग बेटर with whatever resources we have at our disposal, as long as we are determined, as long as we are dedicated to that, and we keep on telling ourselves, yes, I'm not going to stop, I'm going to continue my preparation over. Thank you very much for attending this session. Then we'll come to the next session. Please do take care of yourself. अपना ध्यान रखिएगा।